मैं 2 मिनट में आया, हम लोग 2 मिनट के बाद स्टार्ट करते, 2 मिनट में आया। सॉरी, 2 का 3 मिनट हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। भावनाएं पहुंच गई। गुड इवनिंग। बोलो, सरफेस टेंशन के बारे में पता चला आपको? जो लास्ट टाइम आपने स्टडी किया था, मैंने स्टडी किया था, सॉरी आप लोगों ने नहीं किया, आप बिल्कुल नहीं पढ़ते, मैं पढ़ता हूँ। तो आपको समझा जो मैंने पढ़ा था वो? बोलो हाँ। हाँ। हाँ, आपको आधे घंटे का ब्रेक मिला ना? यहाँ सर। हाँ सर। क्यों एनर्जी इतनी डाउन है रे? सर सुबह से एक ही जगह बैठ के एनर्जी डाउन ही होती है। जगह बदल सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। खाट का भी, अब खाट के ऊपर बैठ, नीचे बैठ। सर लिखना वगैरह होता है ना, तो वो स्टडी प्लेस एक ही होता है घर में। अच्छा अच्छा, वैसा मतलब क्या लिखते हो, क्लासेस की तरफ से या कॉलेज की तरफ से? सर मैथ्स का लेक्चर था तो नोट डाउन करना पड़ता है ना।
क्या तुम्हारे फिर पास स्कूल? 12 से 4:30 तो कॉलेज रहता है, फिर आधा पौना घंटा मिला, फिर मैथ्स था 7 बजे तक, अभी फिर आधा घंटा मिला, अभी फिजिक्स। अरे 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 अरे, दुखी आत्मा। हाँ सर। बहुत दुखी सर। तो सुबह तो खाली जा रहा है ना 12 बजे तक? कितने बजे लेक्चर हुआ? 12 से 4 हुआ ना तेरा तो? सर हाँ मेरा मॉर्निंग का रहता है लेक्चर, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रूपा रेल रुइया वालों का हाँ सर, प्रॉब्लम। इसको अच्छा ब्रेक मिल जाता है। सर मेरा वाइवा सेशन था तो मेरे को सब फॉर्मूलाज लर्न करने के थे, तो मेरे को भी टाइम कम पड़ा सर। हाँ, तो ये तुम्हारा कॉलेज 12 बजे का चालू हो गया? 12 चालू किया, 11 का कुछ तो सर बचा हुआ? 12 अभी रेगुलर ये टाइम है क्या? सर मेरे मॉर्निंग लेक्चर्स रहते हैं ना, हाँ, फ्रॉम 8 to 12 1 तक रहते हैं सर। अच्छा, 8 to 1 तक, और बाकी बच्चों के 12 to 4। 12 to 4? यस सर, 12 to 4, 10, 4:20। ये सिर्फ 2-3 बच्चों के लिए, या ये 2-3 रिप्रेजेंटेटिव बच्चे हैं सारे अलग अलग डिवीजन के? नहीं अब सर, मैक्सिमम 12 to 4। सर ऊपर 12 to 4 है, ऊपर रूपा रेल 12 to 4 है। रुइया भी 12 to 4 है, और जय हिंद भी वही है। जैन में भी कोई है क्या बच्चा? आदित्य। हाँ, बोल। सर जैन का 11 to 3 है। 11 to 3, तो फिर 12 to 3 पर जैन बहुत मस्त कॉलेज है, कैंपस बहुत मस्त है ना? बट हम तो देख ही नहीं सकते ना, लाइक अरे हाँ, सॉरी, आई एम सॉरी, ऑनलाइन क्या हुआ? रख पे हाथ रख दिया, आई एम सॉरी। एक बार देखे था फिजिकल सबमिशन के टाइम पे जब गए थे, तब कोई बाहर यस सर। सॉरी, मेरी मेरा इंटेंशन ये नहीं था, सॉरी। समझ सकते हैं सर हम लोग। हाँ, मैं एक्चुअली पर्सनली वो कॉलेज देखा है, मेरे को बहुत मस्त लगा वो। रूपा रेल भी देखा है मैंने। मेरा है ना एक एग्जाम रूपा रेल में हुआ था, एक इंटरव्यू हुआ था, एग्जाम नहीं था, फेल हो गया मैं, नो प्रॉब्लम। तो वो कॉलेज भी देखा है। रुइया भी मैं जाकर आया हूँ, फ्रेंड सर्कल के साथ हम लोग एडमिशन्स के लिए गए थे। सारे कॉलेज अच्छे हैं, बहुत बड़े और पॉश कॉलेजेस है आपके यहाँ के, पर मेरे को जय हिंद ज्यादा अच्छा लगा। SIES भी मैंने देखा है जाके। मुझे जो बड़ा कॉलेज, सोफायास भी बहुत मस्त है, एक बार देखो। हाँ नहीं, वो जाने को नहीं, पर वो तो हाँ गर्ल्स कॉलेज है ना? सर, वो भी अच्छा है। गर्ल्स कॉलेज है ना वो? हाँ सर। हाँ यस सर, उनका सर। कैंपस सर। हमारा तो वो ब्रिटिश टाइप का कॉलेज है ना, तो बहुत मस्त है। और वो एरिया कैसा पेडल रोड वगैरह लग जाता है, तो वो सब पॉश एरिया पर वैसा है। बेटा, मैंने कभी गर्ल्स कॉलेज में जाने का ऐसा सोचा नहीं, ऐसे मतलब ड्रेस वेस पहन के जाना पड़ेगा मेरे को। अरे सर, सर आपको छेड़ने नहीं वाले। ऐसे नहीं, मतलब एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा तो गर्ल्स को ही जाना पड़ता है ना, वहाँ पे बट जेंट्स और। अच्छा आप जा सकते हो ना एज ए टीचर ऐसा। हाँ, ऐसे एज ए टीचर जा सकते, वो सही है। मैं जाके सोचा, बोलने का आई एम योर न्यू फिजिक्स टीचर। हाँ, पर वो ये कॉलेज वाले कुछ गेट भी के अंदर बोलती है घुसने ही, श्रावणी। सेवा, कॉलेज, थैंक यू। यू आर वेलकम। पर कॉलेज वाले गेट के अंदर नहीं घुसने देंगे, पहली बात तो वो, क्योंकि कुछ आईडी कार्ड के बिना एंट्री नहीं होगा, ऐसा सब होगा, हाँ रेगुलर सर। के बाद है। अमन को सब पता है, तेरा एडमिशन कहाँ हुआ है? हाँ, अमन खान, हाँ सर। वहीं पे एडमिशन लिया है? नहीं सर, सेंट एंड्रूज बैंड्रा। ओ अच्छा, बैंड्रा। नहीं, इतना लंबा मैं नहीं गया, बैंड्रा बैंड्रा भी तक अच्छा है सर। नहीं देखा बेटा। और विल्सन भी नहीं देखा, अभी एक बच्चे ने विल्सन बताया, आरबिया ने, नहीं देखा बेटा विल्सन। अंदर से नहीं देखा, मतलब ऐसे गेट का मतलब फिजिकल अपीयरेंस देखा, अंदर का कॉलेज का पूरा। सर रुइया में कभी आए हो? हाँ, रुइया आया हूँ ना, रुइया है, SIES है, फिर मेरे को सोमया ज्यादा पसंद आया। केजे सर वो सोमया। आपका कॉलेज है सर, अरे ऐसे नहीं रे, करके आपको पसंद है। नहीं, कैंपस काफी बड़ा है इसीलिए। सर ऊपर रेल सर का तो आप चल वहाँ चल के पढ़ाते खत्म ही हो? नहीं होता। नहीं, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बट मैं वहाँ पढ़ा था, पढ़ रहा सर था। हमें लास्ट ईयर की जो बायोलॉजी टीचर थी ना, मोर्फी में, वो केजे सोमया में टीचर है। हाँ, पर मैं जब पढ़ रहा था ना, तो वहाँ के मोस्टली टीचर्स तो अभी नहीं रहेंगे, सब नए यंग टीचर आए होंगे, मेरे टाइम थोड़े ओल्ड वाले
मतलब अंकल आंटीज टाइप टीचर थे और अच्छे थे वो, ज्यादा नॉलेज वाले, पढ़े लिखे और समझदार, और मस्ती नहीं करते थे, बस इतना ही था। मस्ती तो हम लोग भी नहीं करते थे तभी कॉलेज में। तो वो लाइफ का टाइम मुझे याद है। पर तभी से कैंपस जो भी इम्प्रूव हुआ है ना, अब रिसेंटली में मैं लॉकडाउन से पहले गया था, एंट्री के टाइम नहीं जाने दिया अंदर हमें, तो हम लोगों ने ऐसे बताया कि अंदर इग्नू में जाना है, अंदर एक फ्रेंड है उससे कुछ काम है इसीलिए। तो गेट पे सब एंट्री करके अंदर गए, 2 घंटे तक वापस ही नहीं आए। तो जब आए ना तभी गेट वाले ने पूछा काम हुआ, बोला हाँ हुआ। अभी कौन सा काम, वो क्या पूछ रहा मुझे नहीं पता, हम लोग तो कुछ भी बहाना करके अंदर गए थे। और शाम के टाइम गए थे, कॉलेज के टाइम नहीं गए थे, 4 o'clock गए थे, 8 लेकिन एक o'clock। स्टूडेंट है ना, जाने देना चाहिए। नहीं ना, वो नहीं, अभी वो पियून लोग सब नए होते हैं ना, उनको नहीं पता होता हम एक स्टूडेंट बोले तो भी वो आईडी बीडी मांगा, तो किधर होता है आईडी हमारे पास अभी इतने सालों बाद। इसलिए और सोमवार हम लोग का तो शायद कॉलेज देखने से पहले ही एक स्टूडेंट बन जाएंगे। हाँ सर। यस सर। भगवान भला करे आप सबका, एक बार आपको दर्शन मिले, रिजल्ट लेने एटलीस्ट जाओ आप लोग। सर सर हम लोग एडमिशन अभी के अगर टाइम गए इसीलिए थे। गए थे। हाँ सर अभी तभी अगर गए थे। कॉलेज चालू हुआ ना सर, तो हम लोग के जूनियर और हम लोग का हालत सेम ही होगा। ओ हाँ दोनों वो नए हैं। बराबर। पर एडमिशन के टाइम एक बार तो देख कर आए थे ना, तो एटलीस्ट आपको हाँ हाँ क्लास, वो तो देखा 11th है के सर। एडमिशन के टाइम गए थे। हाँ हाँ सर। तो आपको लुक मिला था, खाली क्लासरूम का फीलिंग नहीं मिला, और बोर्ड का सब ऐसे सिखाने का ऐसे हाँ उतना। सर। हाँ सर। हाँ सर। पर अभी रिसेंटली लॉकडाउन ओपन हुआ तभी भी कॉलेज ओपन नहीं किए थे ना। सर नहीं सब सर, वो ऑनलाइन डिग्री है सर। करने वो वाले थे, सर लेकिन फिर सेकेंड हाँ वेव आया। सेकेंड वेव सर आया। मुंबई के बाहर के किए थे। हाँ सर मुंबई के लेकिन बाहर अभी से। हुए सर हैं वहाँ फिर पे से तो मॉल्स कॉलेजेस वगैरह भी चालू। चालू हुआ, लाइक बेटा मॉल्स पुणे में लेक्चर वगैरह नहीं ले में। सकते। सर मैं बता रही हूँ। अच्छा हाँ, तो ठीक है, मॉल्स में लेक्चर नहीं ले सकते बेटा, वहाँ अलाउड ही नहीं है। चलो सरफेस टेंशन पे आ जाते हैं। थोड़ा सा मूड फ्रेश हुआ, अभी पढ़ाई पे लगते हैं वापस। सरफेस टेंशन एक काइंड ऑफ फोर्स है जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर डेवलप होता है। कौन डेवलप करता है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। क्यों डेवलप करते हैं? क्योंकि उनको नाराजगी है, अंदर जाने नहीं मिलता, उनको अंदर जाने नहीं मिलता, तो उसकी वजह से जो फोर्स उनके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, वो फोर्स को वो लोग स्ट्रेच कर लेते हैं और वो सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। तो ऊपर का सरफेस इलास्टिक मेम्ब्रेन बन जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स जो बहुत खुशनसीब है, जो लिक्विड के अंदर एंटर कर पाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर का जगह खाली हो जाता है। बट वो खाली जगह कभी खाली ना रहे, इसलिए बाकी मॉलिक्यूल्स अपने ऊपर लगने वाले फोर्स को स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं सरफेस के ऊपर। इसलिए ऊपर का सरफेस एकदम इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा, टाइट मेम्ब्रेन जैसा बन जाता है, और उसके ऊपर जो फोर्स होता है वो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है। ठीक है, हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके पहले मॉलिक्यूलर थियरी स्टडी किया, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को लिया, जैसे हमने डिस्कस किया था ABC मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग पॉइंट पे प्रेजेंट थे। मॉलिक्यूल्स अपने आसपास स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता है, वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कितना बड़ा हो सकता है, उसका रेडियस है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस 10⁻⁹ मीटर तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगा सकता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स कोहेसिव और एडहेसिव होता है। कोहेसिव मतलब दो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके बीच का फोर्स होता है, एंड एडहेसिव मतलब दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, लाइक सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, ऐसे वाले। फिर हमने सरफेस टेंशन को 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेवल पे स्टडी कर लिया था, और हमें पता चला सरफेस टेंशन कैसे डेवलप होता है। सरफेस टेंशन हमने फॉर्मूला से भी देखा, उसका फॉर्मूला है T=F/L, यूनिट है न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन भी दिया है। ये सारी चीजें आप अलग से नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हमने यहाँ पर कुछ मटेरियल्स लिए थे, उस मटेरियल का सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कशन किया था। वाटर का 72 to 75 होता है, मर्क्यूरी का 435, मतलब 435 to 440 के बीच में होता है। सोप सोल्यूशन .25 है, ग्लिसरीन का जाने दो, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सरफेस टेंशन का कम होना अच्छा है या ज्यादा होना अच्छा है, अगर इसके ऊपर डिस्कस करें तो डिपेंड करता है कि हमें सरफेस टेंशन क्या फायदेमंद करने वाला है, फायदा करने वाला है, नुकसान करने वाला है। तो उस हिसाब से सरफेस टेंशन कम या ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब उसका कम या ज्यादा होना बेटरमेंट के लिए है या नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये टॉपिक को किसी और के साथ जोड़कर भी एक दिखाना चाहता हूँ। याद है मैंने आपको मॉस्किटो का बात किया था, मॉस्किटो ब्रीडिंग का। यस सर। हाँ, फिर मैंने आपको टूथपेस्ट का, टूथब्रश का,
छोटे बच्चे के कपड़े किस में वॉश करते हैं उसके बारे में बताया, फिर सोप सॉल्यूशंस के बारे में बताया था। तो मैं एक और चीज इसमें ऐड करता हूँ जो आपको नहीं पता है, पर वो क्यों कर रहा हूँ मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जो बड़ी बड़ी शिप होती है ना, कार्गो शिप या क्रूज शिप, कार्गो छोड़ दो, क्रूज शिप जो होती है, वो जो क्रूज शिप जिसमें पीपल्स काफी सारे लोग ट्रैवलिंग करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो अगर बीच समंदर में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने लगा वेव्स का, तो ये क्रूज शिप का भी वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो क्रूज शिप उसी वेव्स के ऊपर एंटर हो जाती है। तो ऐसे केस में ये क्रूज शिप का वाइब्रेशन काफी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मे बी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो क्रूज वाले क्या करते हैं, क्रूज शिप के नीचे है ना एकदम बेसमेंट पे, मतलब अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ, बेसमेंट पे ऑयल टैंक्स लगा लेते हैं। अगर आपने कहीं नोटिस लिया, ऑयल के बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं जो उन्होंने क्रूज शिप के आजू बाजू बांध के रखे होते हैं। और जैसे ऐसे कहीं वेव्स आता है ना, तो वो उस ऑयल ड्रम को ओपन कर लेते हैं, सारा ऑयल उस ओशन में ऊपर सरफेस के ऊपर फैल जाता है। इससे क्या होता है पता है? क्या होगा इससे, सोचो ना क्या होगा। ऑयल फ्लोट होगा ना, ऑयल सर लिक्विड सरफेस के ऊपर फ्लोट हो रहा है, हाँ, क्या होगा उससे? I think it will make ship also float and it will prevent from emotion. चलो ये तो आपने डायरेक्ट आंसर सोच लिया। गर्ल्स गैंग आपने क्या सोचा? ऑयल को स्प्रेड कर दिया है लिक्विड के ऊपर। हाँ, सरफेस टेंशन क्या होगा, कम या ज्यादा? कम या ज्यादा? सेवा, सरफेस टेंशन कम होगा या ज्यादा होगा? वाइब्रेशन ज्यादा नहीं होगा, हाँ वो बात तो सही है। सरफेस टेंशन का क्या होगा? कम हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। ऑयल 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 हल्का होने की वजह से लिक्विड के ऊपर स्प्रेड करता है, वो तो उसकी डेंसिटी की वजह से। बट ऑयल का सरफेस टेंशन कम होता है, इसकी वजह से ऑयल का सरफेस कम होता है, इसकी वजह से जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से शिप को आगे का रास्ता क्लियरली दिख जाता है, या वो आगे जहां जाना चाहती है वहां पर वो प्रॉपरली जा सकती है। अगर एक बार वाइब्रेशन में अटक गई ना, तो वो अपना डायरेक्शन भी चेंज जल्दी से नहीं कर पाएगी। तो पहले वो वाइब्रेशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, तब जाकर उसका डायरेक्शन वो मोड़कर किसी और रास्ते से आगे जा सके, जिससे ये वाइब्रेशन के बीच में अटक के शिप टूट ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी सरफेस टेंशन का रोल आ रहा है। बट ये वाइब्रेशन के साथ मैच होने वाला कॉन्सेप्ट को हम बाद में देखने वाले चैप्टर नंबर 4 में, 4-5 में, चैप्टर नंबर में हम ये देखने वाले कि ये वाइब्रेशंस क्या होते हैं एक दूसरे के साथ मर्ज होकर। ठीक है, मैं नाम अभी नहीं लूंगा, नहीं तो रास ओपन हो जाएगा। चलो सरफेस एनर्जी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, सरफेस एनर्जी और कुछ नहीं, सरफेस टेंशन पर यूनिट, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया है। मान लो कि आप किसी बड़े से ड्रम के अंदर हो और ड्रम में पानी भरा हुआ है और आप उस पानी के अंदर हो, तो आपको अंदर से ड्रम का जो ऊपर का एरिया दिख रहा है, गोल एरिया, ठीक है, आप पानी के अंदर हो, ध्यान रखना, ड्रम के अंदर हो, पूरा पानी भरा हुआ है और आपके सिर के ऊपर पानी है, तो ऊपर का जो एरिया है वो यूनिट एरिया है। तो उस यूनिट एरिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, उनकी जो सरफेस एनर्जी है या उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया या तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। मतलब सरफेस टेंशन का एक और नया वर्जन है। एक वर्जन तो हमने ऊपर देख लिया, इट इज tangential force acting per unit length on both sides of an imaginary line drawn on a free surface of liquid called as a surface tension। और दूसरा potential energy per unit area और surface energy per unit area is called as a surface tension। ये उसका दूसरा वर्जन है। तो surface energy क्या होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लिक्विड सरफेस के ऊपर 100 मॉलिक्यूल्स है, उसमें से 30 मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर चले गए डाउनवर्ड पुल की वजह से, बट 70 मॉलिक्यूल्स को ये मौका नहीं मिला अंदर जाने के लिए। बट जब 30 मॉलिक्यूल चले गए तो अंदर ऑलरेडी पानी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, जगह ही नहीं हुई, तो भी 30 ने कोशिश की अंदर घुसने की। तो कुछ चंद 4 या 5 मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर आने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जगह नहीं है नीचे, उनको सफोकेशन हो रहा है, तो वो सरफेस पे आने की कोशिश करेंगे। मैं मजाक में बोल रहा हूँ, सफोकेशन ये सब चीजें, ऐसा कुछ होता नहीं है, मॉलिक्यूल्स अलाइव नहीं है, बट मैं हमेशा हर चीज को जिंदा समझ के उसको स्टडी करता हूँ, जिससे मुझे ना उसको सिखाने में या समझाने में मजा आता है। तो मैं जब भी बोलूँ सफोकेशन हो रहा है, ये रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा है कि मॉलिक्यूल्स नीचे गए ना, तो स्पेस ना होने की वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर आते हैं,
तो जब वो ऊपर आते हैं तो अगेंस्ट द फोर्स वो अपर मूवमेंट कर रहे हैं, अगेंस्ट द फोर्स अपर मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब उनको वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन वो खुद कर रहे हैं नहीं, जो आजू बाजू के मॉलिक्यूल्स है वो उनके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनको पुश करके ऊपर भेज रहे हैं। बट सरफेस के मॉलिक्यूल्स नीचे आना चाहते हैं। देखो कैसी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। फिर से देखो, ये आपका वेसल है, ठीक है, इसका फ्री सरफेस ये है, इसका ये वाला सरफेस फिल्म है, ये वाला मोटा सा, ठीक है, और यहां जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये लाइन जो मैंने बनाई ना, वो लाइन के अंदर, वो लाइन मैं थोड़ी बड़ी कर लेता हूं। देखो इतना, इतने मोटे ब्लू कलर की जो लाइन मैंने बनाई है, उधर जो मॉलिक्यूल्स है ना वो क्या कर रहे हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स की टांग खिंचाई कर रहे हैं। अभी वापस मैं इंसान के ऊपर आ गया, टांग खिंचाई कर रहे हैं मतलब उनको नीचे पुल कर रहे हैं। बट इधर जो मॉलिक्यूल्स है, इधर कहा मतलब ब्लू लाइन के नीचे जो मॉलिक्यूल्स है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है सरफेस के मॉलिक्यूल से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ब्लू वाले मॉलिक्यूल क्या चाह रहे हैं। नीचे जो है ब्लू कलर के नीचे जो मैंने अभी डॉट डॉट किया है, उन मॉलिक्यूल्स को कोई लेना देना नहीं किसी के साथ, वो अपनी मस्ती में मस्त रेस्ट पोजीशन में है, बिना किसी फोर्स से। तो ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रेड वाले जो बाउंड्री है ऊपर वाली, उस मॉलिक्यूल्स को नीचे खींच रहे हैं, बराबर। तो रेड वाले मॉलिक्यूल्स क्या सोचेंगे, चलो खींच रहे हैं तो चले जाते हैं, तो 30 मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए। बट वो नीचे किधर आएंगे, वो ब्लू की कैटेगरी में आएंगे, फिर वहां से होकर वो नीचे व्हाइट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। अब जब वो नीचे वाली कैटेगरी में आ गए तो व्हाइट वाली कैटेगरी में जगह नहीं थी, तो उसमें से 4-5 मॉलिक्यूल्स को व्हाइट वाली कैटेगरी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हल्का सा ऊपर पुश करेंगे। किधर पुश करेंगे, ब्लू की तरफ। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ, तो व्हाइट वाली कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स को, कुछ मॉलिक्यूल 4-5 को ऊपर ब्लू की कैटेगरी में पुश करेंगे। अभी ब्लू वाले कर क्या रहे हैं, व्हाइट वाले को ऊपर आने दे रहे हैं या रेड वाले को नीचे खींच रहे हैं? ब्लू सर लेयर रेड को नीचे खींच रहे हैं। रेड वाले को नीचे खींच रहे हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि व्हाइट वाले जो नीचे बाउंड्री के वो ऊपर जाए, वो नहीं चाहेंगे। बट स्टिल व्हाइट वाले क्या चाहेंगे, जगह नहीं है भाई, जाओ ऊपर, जाओ ऊपर, जाओ, जगह नहीं है, जाओ ऊपर, चलो 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 निकलो ऊपर। तो नीचे वाले ऊपर फोर्स कर रहे हैं 4-5 मॉलिक्यूल्स को, और ब्लू वाले रेड वाले को नीचे खींचना चाहते। तो ऐसे में वर्क डन कौन करता है, रेड व्हाइट वाले मॉलिक्यूल्स किसके ऊपर, अपने अंदर के 4-5 मॉलिक्यूल्स के ऊपर। किधर वर्क डन कर रहा है, उनके ऊपर ऊपर पुश करने में। जबकि किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है, ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स जो उन्हें ऊपर नहीं जाने दे रहे उसके खिलाफ। तो ऐसे में क्या होता है, जो 4-5 मॉलिक्यूल्स रेड कैटेगरी तक पहुंच गए, व्हाइट से ब्लू क्रॉस करके रेड तक, टॉप तक पहुंच गए, उसके अंदर वर्क डन बढ़ते जाएगा। वर्क डन स्टोर्ड अमाउंट है, तो वो क्या क्रिएट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल सरफेस पे पहुंचेंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ने लगती है। और जब वो रेड कैटेगरी में आ गए, कौन से वाले, व्हाइट वाले मॉलिक्यूल्स ब्लू को क्रॉस करके रेड कैटेगरी में आ गए टॉप सरफेस पे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। अब यही टॉप पोजीशन पे उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमने किसी पर्टिकुलर एरिया वाइज ली, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज अ सरफेस टेंशन। आपको कुछ समझ रहा है? हम लोग मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाके सब देख रहे हैं। हम Yes, किधर sir. बैठे हैं, हम ड्रम के अंदर है, मतलब हम व्हाइट कैटेगरी में है, शांति से बैठे हैं। ब्लू वाले रेड को खींच रहे थे, वो हम देख पा रहे हैं, और हमारे में से कुछ मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं जो रेड वाले पोजीशन पे जाना चाहते हैं, बट ब्लू वाले जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये सब मिलाकर सरफेस एनर्जी क्रिएट होता है। अगर आपने ड्रम का सरफेस एरिया, यानी ये सरफेस एरिया कम कर दिया, तो डेफिनेटली सरफेस के ऊपर कम मॉलिक्यूल्स होंगे, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होगी वो कम हो जाएगी। मतलब लिक्विड के पास एक टेंडेंसी है, लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। ये आपको कब देखने मिलता है, जितने छोटे वेसल में आप लिक्विड को फिल करोगे, उतना उसका सरफेस एरिया कम होगा, उतना उसका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया कम हो जाता है। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, पर यूनिट एरिया नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट पे डिपेंड करता है ना, तो हाइट तो उतना ही रहेगा जैसा सरफेस एरिया कम हो जाए ज्यादा। पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए ना बेटा। अगर आप हाइट की बात कर रहे हो तो एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, क्या मैसेज आ रहा है।
हाँ कुछ नहीं। हाँ तो अगर अगर आप हाइट की बात कर रहे हो ना, तो आपने अगर ऐसा वेसल ले लिया तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया ना बेटा, कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यहाँ स्टैंड करने का चांस मिलेगा। भले उनकी यहाँ पर हाइट ज्यादा है बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है ना, तो सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। हम लोग एक्चुअली सरफेस एनर्जी देख रहे हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी। वी आर स्टडिंग सरफेस एनर्जी। तो जितना बड़ा सरफेस होगा उतनी सरफेस एनर्जी ज्यादा होगी, जितना छोटा सरफेस होगा उतनी सरफेस एनर्जी कम होगी। हाँ डेफिनेटली सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होता है, नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर आ रहा है, जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो एक लाइन में यहाँ पढ़ लेता हूँ, एज एनी सिस्टम ऑलवेज, कोई भी सिस्टम ऑलवेज ट्राई टू अटेन अ स्टेबल स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी सिस्टम अपने आप को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रखने की कोशिश करेगा। सिस्टम मतलब कौन, जो मॉलिक्यूल्स आप स्टडी करने के लिए ले रहे हो उस लिस्ट ऑफ या क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सिस्टम कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होना मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल भी है, ये लिक्विड के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी। चाहे आप कोई भी सिस्टम लो, कोई भी कंडीशन ले लो, हमेशा जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे या जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हम सिस्टम के अंदर ले रहे, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। इवन अगर आप चार्ज भी ले लो, तो चार्ज भी अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं किसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर, जिससे वो अपने आसपास पोटेंशियल एनर्जी कम से कम रखे। जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा बाउंसिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है, मतलब एब्रप्ट चेंज होने का चांसेस बढ़ जाता है। आप देखो स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखते हो, तो आपने क्या किया, स्प्रिंग के अंदर रिस्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट की, जो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी ज्यादा होगी, जितना आपने उसको कंप्रेस किया उतनी ज्यादा होगी। छोड़ते वक्त क्या होगा, स्प्रिंग उतनी दुगनी तिगनी तेजी से उड़ेगी, बाउंस बैक करेगी। ठीक है, तो वैसे ही जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर आप जनरेट करते जाओगे, उतना वो बाउंस बैक करेगी आपके एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करने पर। तो बेटर है कि हर सिस्टम नेचर में क्या चाहता है, कम से कम उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो, जिससे वो ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। द लिक्विड ट्राई टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ इट्स सरफेस फिन। तो लिक्विड भी चाहता है कि उसका सरफेस एरिया जितना दिख रहा है उतना ना हो, उससे कम हो जाए, जिससे वो अपनी सरफेस एनर्जी को कम से कम रख सके। ठीक है, एनर्जी हैज टू बी स्पेंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है अगर आपको सरफेस एरिया बड़ा करना है। क्यों, क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज्यादा करोगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे आके रुकना पड़ेगा, तो उतनी ज्यादा उनके अंदर सरफेस एनर्जी क्रिएट होगी। समझ पा रहे हो ना ये सब? यस सर। अच्छा, अब एक चीज, हाँ एक चीज मैं और बता देता हूँ। जब आप है ना बबल्स को बनाने के लिए कोशिश करते हो, यानी कोई तो एक फ्रेम लेते हो, देखो आपने क्या लिया, ऐसा एक रिंग लिया, एक रिंग लिया ऐसा वाला, और उसको आपने सोप सॉल्यूशन इधर रखा है, उसके अंदर जाके आप डिप कर रहे हो। ठीक है, डिप करके आने के बाद क्या होता है कि ये जो है यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, सोप फिल्म क्रिएट होती है, बराबर? हाँ, सोप फिल्म क्रिएट हो रही। बट ये जो यहाँ पर सोप फिल्म क्रिएट हो रही, ये सिंगल लेयर होगी या डबल लेयर? थोड़ा सा आंसर दे दो मुझे, सिंगल लेयर होगी या डबल लेयर? डबल है। डबल। हाँ, ये चीज हमेशा याद रखना, सोप सॉल्यूशन से बनी हुई हर एक फिल्म डबल लेयर होती है। बबल बना तो भी डबल लेयर, फिल्म बनी तो भी डबल लेयर। ठीक है, तो ये डबल लेयर बनती है। डबल लेयर मतलब कैसे, एक ऊपर लेयर बनती है, देखो मैंने एक हॉरिजॉन्टल जिगजैग किया था और एक वर्टिकल जिगजैग किया है, मतलब एक ऊपर बनेगी और एक नीचे बनेगी, ऐसे डबल लेयर बनती है। ये दोनों लेयर क्या करता है, जैसा सर्कुलर रिंग है ना, उतना एरिया तो कवर करता है, बट वो नहीं चाहता कि सर्कुलर एरिया इतना बड़ा रहे। तो वो क्या करने की कोशिश करता है, उस सर्कुलर रिंग को अंदर खींचने की कोशिश करता है। हालांकि आपकी रिंग मेटल की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है, तो उसके ऊपर फोर्स लगाने पर वो स्क्वीज नहीं होगी, छोटी नहीं होगी, तो सोप सॉल्यूशन कुछ नहीं कर सकता। बट अगर वो इलास्टिक मेम्ब्रेन होता,
आजू बाजू का, या फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होता तो डेफिनेटली सो फिल्म ने उस मेम्ब्रेन को छोटा कर दिया होता। समझ पा रहे हो? अगर आपका सरफेस फिल्म जो है, हाँ, सरफेस फिल्म जो है ब्लैक कलर के रिंग को छोटा करने की कोशिश करता है, क्योंकि एवरी लिक्विड ट्राई टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया बड़ा दिख रहा है सरफेस फिल्म को, वो चाहता है उसे छोटा करे जिससे कम से कम पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो। पर रिंग जो है अगर वो मेटल की है और प्लास्टिक की या कोई भी मटेरियल की है तो वो छोटी नहीं हो सकती, बट अगर वो फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनी हो तो डेफिनेटली वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम नीचे स्टडी करने वाले हैं। ये देखो, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ये रिलेशन हम निकाल चुके हैं, हमें पता है, बट हम रिलेशन को डिराइव कर रहे हैं। तो उस डेरिवेशंस के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक P डैश P S S डैश, एक फ्रेम चाहिए। ठीक है, P डैश P S S डैश एक फ्रेम है। उस फ्रेम के बीच में, ये फ्रेम मेटल की फ्रेम हो सकती है, ठीक है, मूवेबल, सॉरी ये फ्रेम मेटल की है, बट इसके बीच में ये जो QR है, ये QR कलर का जो एक पतला सा रॉड है या आर्म बोल सकते हैं, ये जो QR रॉड या आर्म जो है ये फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है, अंदर बाहर मूव कर सकता है इसे। ठीक है, किसके ऊपर? इसी फ्रेम के ऊपर। समझ पा रहे हो ना? यस सर। ओके, अभी कैसे तो फिट किया रहेगा, जाने दो, फिटिंग प्रोसेस हमें नहीं जानना है फिलहाल। वो यहाँ पर इस पोजीशन पे है। अब आपने इस पूरी फ्रेम को, कौन सी फ्रेम को? P डैश P S Q, सॉरी S डैश और Q डैश R डैश, ये जो पूरा फ्रेम है इसको आपने सोप सॉल्यूशन में डिप किया, डिप करके बाहर निकाला और हॉरिजॉन्टली रखा, पकड़ के रखा। आपने क्या नोटिस किया पता है? इधर है ना सरफेस फिल्म क्रिएट हुई, कहां पर? इधर डबल लेयर, देखो मैं डबल लेयर बना रहा हूं, एक ऊपर और एक नीचे। इधर सरफेस फिल्म क्रिएट हुई। ये सरफेस फिल्म क्या चाहती है? सरफेस एरिया को कम करने का कोशिश करेगी, पर सरफेस एरिया 3 जगह से पैक्ड है, Q डैश से P तक, P से S तक, S से R डैश तक पैक्ड है। बट एक रॉड जो है वो मूवेबल है, Q डैश R डैश रॉड मूवेबल है। तो वो सरफेस फिल्म क्या करेगी? इस रॉड को अंदर खींचेगी, अंदर खींच के किधर लेकर आएगी? उसको इधर लेकर आएगी, यहाँ पे। समझ गए? यस सर, सरफेस जितना फिल्म में, पॉसिबल है वो उतना मतलब कंप्रेस करेगी ना। हाँ, जितना उससे पॉसिबल है उतना वो अंदर खींच के उसको लेकर आएगी। अंदर खींचने के लिए उसने जो फोर्स लगाया वो F है, F। अब ये अंदर आ चुका है, हमने देखा कि ये फोर्स लग के जो अपना रॉड है वो अंदर जा चुका है, यानी जो नया एरिया क्रिएट हुआ वो कितना है? PQRS, ये नया एरिया क्रिएट हुआ। पहले वो PQ डैश R डैश S था, अब वो छोटा एरिया होगा। हमने क्या किया? इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाया बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यहां से फोर्स लगाकर इसको बाहर खींचा। किसको? QR रॉड को, जो अभी QR पोजीशन पे पहुंचा, उस रॉड को इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया F और बाहर खींचा। हमने जो फोर्स लगाया उसको F डैश नाम लेते हैं। अब इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? जो फोर्स अंदर खींचने के लिए लगा था उससे 0.1% ज्यादा। वैल्यू वाइज इक्वल होता है बट मैग्नीट्यूड वाइज थोड़ा ज्यादा होता है, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड वाइज थोड़ा ज्यादा होता है, बट इसको बोलते हम क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। फिजिक्स में थोड़ा लल्लू लल्लू बनाते हैं हम लोग लगाते फोर्स थोड़ा ज्यादा, अदरवाइज हमें जो चाहिए था, मतलब जो पैटर्न हमें चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो हम फोर्स कौन सा लगा रहे? इक्वल टू F, कितना? F डैश, बट थोड़ा मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा, जिससे वो पोजीशन वापस ऑक्यूपाई कर ले। कौन? QR, जो QR रॉड है वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, Q डैश R डैश पे। समझ गए? यस सर। ओके, खींचने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस सर। यस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फोर्स अंदर की तरफ है और हम रॉड को बाहर खींच रहे हैं, अगेंस्ट द फोर्स रॉड को डिस्प्लेस कर रहे हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ R डैश जितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, या Q डैश जितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स डिस्प्लेस हो रहा है और उसकी वजह से वर्क डन क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ये वर्क डन जो क्रिएट हुआ वो कहाँ स्टोर होगा? स्टोर्ड अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। किधर स्टोर होगा?
वो स्टोर होगा इस छोटे से फ्रेम में। देखो ये वाले इस छोटे से फ्रेम में स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ हमने थोड़ा इंक्रीजिंग सरफेस एरिया कर दिया। तो इंक्रीजिंग सरफेस एरिया में ये स्टोर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन जमा होगा, कॉल्ड एज अ सरफेस एनर्जी। और इसके थ्रू हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए आपको पूरा प्रोसीजर क्या करने वाले हम लोग? यस सर। हाँ चलो। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर, मैं पूरा कलर हटा लेता हूं। Consider a rectangular frame of wire P dash P S S dash. It is fitted with a movable arm QR as shown in the figure. This frame is dipped in a soap solution and then taken out. A film of soap solution will be formed within the boundaries PQRS of the frame. Actually PQRS नहीं होना चाहिए, PQ dash R dash S होना चाहिए of the frame. ठीक है, वहां पर soap film create हुई. Now each arm of the frame experience an inward force due to the film. मतलब जो चार आर्म्स है, ऊपर वाला, नीचे वाला, लेफ्ट वाला और राइट वाला, चारों के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, बट चार में से तीन जो साइड्स है वो फिक्स्ड है। सो अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स द मूवेबल आर्म क्यू आर मूव्स टुवर्ड्स साइड पीएस, वो अंदर की तरफ पीएस की तरफ मूव होगा, सो एज टू डिक्रीज द एरिया ऑफ द फिल्म। नाउ इफ द लेंथ ऑफ क्यू आर इज एल, अभी वो लोग बता रहे कि क्यू आर का लेंथ एल है, देन दिस इनवर्ट फोर्स एफ एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू टी इंटू 2L होगा। ये फोर्स का फॉर्मूला कहां से आया है तो मैं आपको बता दूं, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। बट अभी हमारा ये जो क्यू आर है वो ऊपर का एक लेंथ है, बट क्यू आर नीचे का भी एक लेंथ है, तो दो क्यू आर लेंथ है हमारे पास। आप बोलोगे दो कहां से, तो मैं वो बता देता हूँ कि सोप फिल्म डबल लेयर होता है, तो वो ऊपर वाले लेयर पे भी एक फोर्स लगाएगा जिसका लेंथ एल है, और नीचे वाले लेयर पे भी फोर्स लगाएगा जिसका भी लेंथ एल है। भले वो एक ही रॉड है, बट एक रॉड पे दो लेंथ क्रिएट हो रहे हैं और वो दोनों से उसको खींचा जा रहा है। समझ पा रहे हो? यस सर, दोनों फिल्म एक ही साथ फोर्स एग्जर्ट हाँ करेंगे। हाँ, एक ही फोर्स लगाएगी, दोनों मिलाकर एक ही टोटल फोर्स लगाएगी, वो टोटल फोर्स एफ है। पर वो दोनों फिल्म एक साथ फोर्स लगा रहे हैं ना, इसलिए हम लोग दो लेयर ले रहे हैं, इसलिए 2L ले रहे हैं। ठीक है, तो F इक्वल टू एक्चुअली क्या आना चाहिए था, F इक्वल टू टी इंटू एल आना चाहिए था, बट यहाँ 2 इसीलिए डाला क्योंकि दो लेयर एक साथ फोर्स लगा रही है। सिंस फिल्म हैज अ टू सरफेसेस, जैसे पहले बताया, so film has a two surfaces, the upper surface and the lower surface. The total length over which surface tension act on QR is 2L. So imagine the external force F dash. अभी यहाँ पर आपने फोर्स का फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। अब इमेजिन करने बोल रहे मतलब आप क्या कर रहे हो, उस QR को बाहर खींच रहे हो। तो इमेजिन एन एक्सटर्नल फोर्स F dash, देखो लिखा ब्रैकेट में अच्छा है, इक्वल एंड ऑपोजिट टू F। इक्वल एंड ऑपोजिट बोला है, तो अगर इक्वल ऑपोजिट होगा तो वो अंदर जाने से रोकेगा, खाली बाहर नहीं खींच के लाएगा। बट हम इक्वल को थोड़ा चेंज करके बाहर खींचने वाला हल्का सा फोर्स बढ़ा देते हैं। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं, एक कार है, बीच में एक कार है, दो बंदे यहां से खींच रहे हैं कार को। ठीक है, कार बंद है, दो बंदे आगे से खींच रहे हैं। ठीक है, तो कार मूव करके यहाँ पे चली गई। अब दूसरे दो बंदे कार को यहां से खींच रहे हैं, जैसे ये खींच रहे थे वैसे पीछे से दो बंदे और खींच रहे हैं। अब दोनों ने अगर सेम फोर्स लगाया तो कार यहां से कभी मूव होगी नहीं, बट हम चाहते कार अपनी जगह पे वापस आए, तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ने जो फोर्स लगाया है वो इससे ज्यादा होना चाहिए था, इससे थोड़ा ज्यादा होगा तो ये कार मूव करके अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। सही है कि नहीं? यस सर। बट अभी जो पीछे वाले दो बंदे हैं ना, ये वाले दो बंदे जो फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स की वजह से कार है ना हल्का मोशन कर रही है, हल्का मोशन करके पीछे आ रही है, और ये मोशन है ना कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है। मतलब 1 सेंटीमीटर मूव हो रहा है, 1 सेंटीमीटर मूव हो रहा है 1 सेकेंड में, 1 सेंटीमीटर मूव हो रहा है 1 सेकेंड में। मतलब ये लोग उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं जितना 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में मूव होकर वो कार पीछे आए। हालांकि इससे तो थोड़ा ज्यादा ही फोर्स है, बट इतना ज्यादा नहीं है कि वो कार सडनली एक्सेलरेट होकर आ जाए। पहले सेकंड में 1 सेंटीमीटर, दूसरे सेकंड में 2, तीसरे में 3 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे नहीं कि वो इतनी जोर से खींच रहे कि वो
कार धीरे धीरे स्पीड अप होते होते फटाक से पीछे आ जाए, ऐसा नहीं। मतलब कार एक्सेलरेट करके पीछे नहीं आ रही है, कार स्लो वेलोसिटी के साथ पीछे आ रही। इसको फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। जब भी आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देखो, मेरे मुंह से सुनो या कहीं टीचर के मुंह से सुनो कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे, तो इमेजिन करना पीछे वाला फोर्स थोड़ा ज्यादा है जो आगे वाले फोर्स से ऑपोजिट है, और थोड़ा ज्यादा होने की वजह से वो स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी उसको पीछे लेकर आ रहा है और अपनी जगह पे लाके रखने की कोशिश कर रहा है। स्लो एंड स्टेडी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन आ गया ना तो ये स्लो एंड स्टडी वाला कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा, तो इक्वल एंड ऑपोजिट चीजें गलत हो जाएगी, और फिजिक्स नहीं चाहता कि उन्होंने जो कंसीडर करने बोला है वो गलत हो। तो फिजिक्स में जब हम कंसीडर करके कोई पॉइंट लिखते हैं, इसका मतलब हम चाहते कि ये ऐसा हो, भले हम बोले कंसीडर, बट हम चाहते कि ऐसा हो। और ऑपोजिट फोर्स लगाकर जब पीछे खींच रहे थे, वो स्लो एंड स्टडी फोर्स हो जो एक्सेलरेशन ना क्रिएट करे। मैं फिजिक्स की गलतियां नहीं बता रहा हूँ, फिजिक्स जिस पॉइंट पे अपने आप को बदलता है वो बच्चे नहीं समझ पाते, और इसीलिए कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। और जिसको जानना है फिजिक्स ना, तो उसको हर चीज छोटी छोटी समझनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है। ये चाहिए तो आप कहीं लिख लेना कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, दैट डजंट मीन कि एग्जैक्ट इक्वल एंड ऑपोजिट, इट इज मैग्नीट्यूड वाइज थोड़ा सा ग्रेटर, जो ऑपोजिट है उससे, मतलब जो आगे है उससे थोड़ा ज्यादा। ओके, देन हम लोग यहाँ पर थे applied isothermally. Isothermally क्या मतलब है? At constant temperature to the arm QR so that it pulls the arm away and try to increase the surface area of the film. The arm QR moves to Q dash R dash through a distance dx. अब जो डिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है पीछे की तरफ, वो dx डिस्टेंस है। जैसे जो मैंने आपको बताया कि वो Q से Q dash पहुंचा और R से R dash पहुंचा, वो dx डिस्टेंस है। Therefore the work done against F dash, the force due to surface tension is given by, आपको जो वर्क डन करना पड़ा ना पीछे खींचने के लिए, वो है वर्क डन dw। dw वर्क डन इक्वल टू अपोजिट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये अपोजिट फोर्स किसके बराबर है? तो हम पहले बता चुके हैं, अपोजिट फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट टू f। तो ये f डैश और कुछ नहीं f है, बट ये f क्या है? f है t इंटू 2l है, और ये पीछे dx लगा, तो dw क्या हो गया? dw इज इक्वल टू t इंटू 2l इंटू dx। समझा? ये देखो यहाँ लिखा है t इंटू 2l इंटू dx। अब मुझे बताओ l इंटू dx क्या होता है? l इज अ लेंथ जो वर्टिकल है, dx मतलब ये शिफ्टिंग, तो एक्चुअली ये तो एरिया हो गया, तो ये क्या बन गया? dA। बट dA कौन सा एरिया? एक साइड का एरिया, उसके साथ 2 जोड़ दिया तो ये दोनों साइड का एरिया हो गया। मतलब ये टोटल वो एरिया हो गया जो q q डैश r r डैश था। ठीक है, तो ये dA हो गया, 2l dx मिला के dA हुआ, तो ये dw इक्वल टू क्या हुआ? t इंटू dA। यहां तक समझा? ओके, नाउ दिस वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म इज स्टोर्ड इन द एरिया dA। ये जो मैंने स्ट्रेच करके आपको दिखाया, ये वर्क डन स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करता है, और ये किसमें स्टोर होता है? उसी एरिया dA के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सरफेस एनर्जी। सो बाद में dW को चेंज करके सरफेस एनर्जी लिख सकते हो। सरफेस एनर्जी dE लिखा जाता है, dE, D इज इक्वल टू T इंटू dA। ऐसे फाइनली dA को इधर नीचे डाल दिया तो यहां से हट गया वो, तो फाइनली क्या मिला? d अपॉन dA इक्वल टू T। मतलब सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, या सरफेस एनर्जी पर एरिया, यूनिट एरिया है कि नहीं पता नहीं, बट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इक्वल टू T होता है। द सरफेस टेंशन इज आल्सो इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये सरफेस टेंशन का दूसरा फॉर्मूला आया। एक तो हो गया F अपॉन L, एक हो गया D अपॉन dA, तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, समझा कि नहीं? यस। ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर दो, फिर उस आंसर को हम स्टडी करने वाले हैं। मेरे पास है ना, थैंक यू प्रीति, मेरे पास है ना एक बीकर है, जिसके अंदर लिक्विड फिल्ड है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है वो बाउंड्री है, और अंदर लिक्विड है। इसके अंदर मैंने एक ट्यूब डाला, कौन सा वाला? कैपिलरी ट्यूब। कितना सेंटीमीटर लेंथ पता है? 8 सेंटीमीटर लेंथ। कहां से कहां तक वो बता देता हूं मैं। यहां से लेकर यहां तक का लेंथ 8 सेंटीमीटर है। ट्यूब पैक नहीं है, ट्यूब खाली है।
आपको पता है कैपिलरी ट्यूब कैसी होती है? एक बच्चे ने बोला था कि ग्लास की पतली सी ट्यूब होती है वो। तो ये ट्यूब को मैंने पानी के अंदर डिप किया, क्या होगा पता है? जो लिक्विड है ना वो यहां से एंटर होगा, लिक्विड है वो यहां से एंटर होगा इसके अंदर और ये ऊपर की तरफ आएगा और आके वो यहाँ फिलअप हो जाता है इतना तक। इतना कितना सेंटीमीटर है वो? यहां से इधर तक का ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है। सब समझा आपको क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। अब आगे मैंने ये कैपिलरी ट्यूब को निकाला बाहर और उसको आधा तोड़ दिया, 4 सेंटीमीटर का कर दिया। अब जैसे 4 सेंटीमीटर का किया और मैंने उसको वापस यही पोजीशन पे डाला, तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर है और इधर तक दूसरा 2 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो लेंथ है इतनी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो अब मुझे बताओ, जैसे मैंने उसको कैपिलरी ट्यूब को पानी में डाला होगा तो अंदर का पानी तो ऊपर आया होगा। अभी क्या हुआ रहेगा? अंदर का पानी ऊपर आने के बाद यहाँ से फाउंटेन की तरफ ऐसे उड़ा होगा पानी, यस सर। या फिर वो यहाँ से लीक होकर ऐसे गिरा होगा पानी, या फिर पानी उस जगह पे आके रुक गया होगा, या फिर पानी उतने लेवल तक राइज हुआ ही नहीं होगा। ऑप्शन ए फाउंटेन, ऑप्शन बी ओवरफ्लो के नीचे आया, ऑप्शन सी सेम लेवल तक पानी आया बट गिरा नहीं बाहर, और ऑप्शन डी पानी उतना राइज ही नहीं हुआ। तो बी। बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ओके, थैंक यू अमन ऑप्शन बी के लिए। ऑप्शन सी, डी, ए गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइज नहीं हुआ। ओके, इतना मतलब ऑप्शन डी बोल रहे, उतना राइज नहीं हुआ। ओके, ऑप्शन डी, आशीष का कहना है ऑप्शन डी। ठीक है, आपने पूरा क्वेश्चन समझ लिया, सबने अपने अपने आंसर डिसाइड करके रखे होंगे। अब राइट आंसर क्या है? हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सीखने के बाद आपको मैं पूछूंगा कि अभी क्या लगता है आपको। आप अपने अपने ऑप्शन अपने पास रखे हैं ना? 2-3 जन ने मुझे बता दिए, मुझे समझ में आया कि आपने वैरायटी वाले ऑप्शन दिए, ए बी सी, और ज्यादा करके ए बी और डी लिया है, नहीं बी सी डी लिया है, ए किसी ने ज्यादा लिया नहीं। चलो, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये हमें जानना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई लिक्विड सॉलिड के साथ जस्ट टच करता है, तो जस्ट टचिंग के टाइम वो जो एंगल बनाता है सॉलिड के साथ, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। मेरे को एक डायग्राम दिखाने दो। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? यस। मेरी मोबाइल स्क्रीन जिसमें सब आइकॉन्स है। प्रेजेंटेशन। अच्छा, वो खाली बुक दिख रहा है ना? हाँ, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? नो नो सर। जस्ट अ सेकेंड ना, मैं एक फोटोग्राफ सर्च कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। एंगल ऑफ कांटेक्ट दिखाने के लिए मुझे बहुत इजी हो जाएगा। मिल गया मुझे फोटोग्राफ। हाँ, लेट मी चेक। सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है। क्या करना चाहिए? स्क्रीन ना, हाँ मेरा स्क्रीन आपको देख, अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। हाँ, तो ये पहला डायग्राम देखो। सी, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, वो ग्रीन लाइन एक्चुअली सरफेस है और उसके ऊपर ब्लैक डॉट है। तो आपको रेड कलर का एक लाइन दिख रहा है, वो टेंजेंट है। तो रेड ने ग्रीन के साथ एक एंगल बनाया थीटा। आप तीनों डायग्राम में देख सकते हो, लेंथ सरफेस और उसके ऊपर रखा हुआ वाटर ड्रॉपलेट। लेंथ सरफेस, उसके ऊपर रखा हुआ वाटर ड्रॉपलेट। तीनों केसेस में आपको एंगल अलग अलग दिखेंगे। टॉप वाला एंगल एक्यूट है, बॉटम वाला ऑब्ट्यूस है और बीच वाला भी एक्यूट है। दूसरा डायग्राम देखते हैं।
ये आपको देखो ड्रॉप कैसा मस्त क्लियर चमका हुआ दिख रहा है ना, फैब्रिक्स के ऊपर रखा हुआ ड्रॉप है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ बनेगा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कलर रेड, हाँ यहाँ इस पॉइंट को कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ से एक टेंजेंट बनेगा और ये सरफेस है सॉलिड का, इधर एंगल बनेगा। भले मैंने 90 दिखाया बट वो 90 कभी नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है। आगे देखते हैं और डायग्राम्स। हाँ ये देखो ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस के ऊपर है। अब ये देखो थर्मोडायनामिक्स मॉडल ये वाला, ये ड्रॉपलेट थोड़े अलग शेप के दिख रहे हैं, ठीक है, हम लोग को उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। दूसरा दूसरा दूसरा, हाँ ये देखो इसमें अलग अलग ड्रॉपलेट्स का शेप दिखा है। कोई पूरा स्फेरिकल है, कोई थोड़ा सा स्फेरिकल है, थोड़ा सा फ्लैट है ऐसे। और उसको लेकर हम पीछे वाले केस पे चले जाते हैं। पीछे वाला केस कहाँ पे है, ये है, ये देख लो। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट उन्होंने क्या लिया है, अल्फा। अल्फा जब 0 होता है तो वो ड्रॉप बन ही नहीं पाता, वो लिक्विड स्प्रेड हो जाता है सरफेस पे। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होगा तो वो वेट कर रहा है उस सरफेस को, देखो गुड वेटिंग दिखा रहा है, मतलब वो पूरा ड्रॉप नहीं बन रहा है, थोड़ा सा कर्व नेचर दिख रहा है। जब अल्फा इक्वल टू 90 होगा तो इनकम्प्लीट वेटिंग होता है, मतलब वो पूरा वेट भी नहीं कर रहा है और हाँ भी है ना भी है, ऐसा। तो ऐसा दिखता है। अगर वो 90 से ज्यादा होगा तो ड्रॉप ऐसा बनेगा, इनकम्प्लीट वेटिंग जैसा दिखेगा। और अगर वो 180 से ज्यादा हुआ तो बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा। मर्क्यूरी मर्क्यूरी का एक ड्रॉप अगर आप किसी सरफेस पे रखते हो तो वो उस सरफेस को स्टिक नहीं करता। इसका मतलब है मर्क्यूरी उस सरफेस को हल्का सा स्टिक करता होगा या बिल्कुल नहीं करता होगा, तो वो पूरा स्फेरिकल ड्रॉप बनाता है। ओके, तो ये आपने एक डायग्राम देख लिया, आगे देखते हैं। हाँ ये देखो वो लोग किसी चीज से ना एक ड्रॉप रखने की कोशिश करे सरफेस के ऊपर, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट किधर बनेगा, सरफेस और लिक्विड के सरफेस ऑफ इसके ऊपर पॉइंट ऑफ लिक्विड कांटेक्ट। सरफेस। हाँ ये लिक्विड का सरफेस ऐसा समझ लो और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसका यहाँ पर एक टेंजेंट बनेगा और इधर एक, तो इधर एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है थीटा। ये केस में देखो यहाँ पर आपका कुछ ऐसा रहेगा और ये ऐसा रहेगा, इधर एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 180 के अंदर आती है, 180 कभी नहीं होता। ये सब कुछ समझ रहा है अभी? यस सर। अभी ये वाला केस देख लो, ये लास्ट केस है। हाँ अब ये केस में क्या किया है, ड्रॉपलेट नहीं लिया बेटा, इन्होंने एक वेसल लिया है, उसके अंदर लिक्विड फिल किया है। आपने देखा रहेगा लिक्विड का बीच वाला सरफेस फ्लैट होता है, बट जैसे वो सरफेस को टच करने आता है ना, वो ऐसा ऊपर की तरफ उठता है। आप कोई भी वेसल में ले लो और कॉर्नर पे देखने की कोशिश करो, लिक्विड थोड़ा ऊपर राइज हुआ रहेगा। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम स्टडी करते हैं उसके लिए मॉलिक्यूल्स कहां पर लेंगे, एग्जैक्टली इधर, एग्जैक्टली इधर। देखो मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली इधर लिया। ये मॉलिक्यूल्स ना तो पूरा सॉलिड को चिपका हुआ है पर वो लिक्विड के अंदर ज्यादा होता है, तो लिक्विड और सॉलिड के जस्ट कांटेक्ट पे ये पॉइंट लेते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो सॉलिड को जस्ट टच कर रहा है पर पूरा ड्रॉप जो है वो लिक्विड के अंदर है। और इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा ऐसे। इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मेजोरिटी हिस्सा, लगभग 45-50% हिस्सा सॉलिड में होता है। देखो ये वाला 45-50% हिस्सा है जो सॉलिड में है। 25 के आसपास का हिस्सा, नियर बाय 25 लिक्विड के अंदर होता है। देखो ये वाला, ये वाला। और नियर बाय 25 to 30% एरिया एयर में होता है, जो ओपन दिख रहा है आपको। समझ रहे हो ना? यस सर। ओके यस। चलो तो ये स्टॉप करते हैं, अभी आते हैं अपने बुक के ऊपर। अमन क्या क्या क्वेश्चन क्यों पूछा बेटा? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, सर व्हाई एंगल ऑफ कांटेक्ट वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ओ अच्छा 0,
क्यों पता है बेटा? जीरो से छोटा एंगल नहीं हो सकता। जीरो का मतलब है कि वो लिक्विड उतना फ्लैट हो चुका है जो सरफेस रखा है उसके ऊपर कि वो ऑलमोस्ट पैरेलल बन चुका है, वो ड्रॉप ही नहीं बना पा रहा है, तो इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो होता है। और वहां से शुरू होते होते वो बढ़ता 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 अप टू 180 के पहले खत्म हो जाता है। 180 नहीं बनता, 160 170 तक जाता है। बट हम जो लिक्विड लेने वाले हैं वो मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी 140 145 एंगल बनाती है। अभी वही चीज हम आगे स्टडी करने वाले, पहले हम देख लेते एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या होता है। When a liquid surface comes in contact with a solid surface, it forms a meniscus which can be either convex or concave as shown in the below figures. तो आपको दिखेगा, देखो यहाँ पर देखो ये क्या बना रहा है, एक लिक्विड कॉनकेव बना रहा है। कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब होता है ऊपर केव्स बनेगा, ऊपर का ही देखना चाहिए कॉनकेव। और नीचे वाले में देखो क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स। समझ पा रहे हो ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव? यस सर। हाँ। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस इज डिफाइंड एज, अभी डेफिनेशन बता रहे, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बिटवीन लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस इज डिफाइंड एज अ एंगल बिटवीन द टेंजेंट drawn to the free surface of liquid and surface of solid at the point of contact measured inside the liquid. ये आपका फ्री सरफेस है। जब आप किसी मेटल सरफेस पे पहुंचने आते हो या ग्लास सरफेस पे पहुंचने आते हो तो ये लिक्विड का सरफेस ऐसा बन जाता है, ऐसा ऊपर की तरफ। हाँ, तो आपने क्या किया, इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस के साथ कैसा बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है, तो टेंजेंट ऐसा बनेगा, ये रहा टेंजेंट। तो ये टेंजेंट ने सॉलिड के साथ लिक्विड के अंदर एक एंगल बनाया है। तो देखो, मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, आप लिक्विड के अंदर मेजर कर रहे हो। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब आप इधर मेजर कर रहे हो। बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब ये रहा आपका टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड, मतलब ये रहा आपका सरफेस ऑफ सॉलिड। समझ गए आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन? यस सर। हाँ। So angle of contact is the angle between the tangent drawn to the free surface of liquid and the surface of solid at the point of contact measured inside the liquid is called as the angle of contact. When an angle of contact is acute, the liquid form a concave meniscus. तो आपको ऊपर वाले डायग्राम में दिख रहा है, थीटा छोटा है at the point of contact. When the angle of contact is obtuse, it form a convex meniscus, जो नीचे वाले डायग्राम में दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, जब आप ग्लास में ले रहे हो तो वाटर ग्लास का कॉम्बिनेशन है कॉनकेव मेनिस्कस। जब आप मर्क्यूरी को ग्लास में लेते हो तो वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है। मतलब ऊपर वाला केस वाटर और ग्लास का है, नीचे वाला मर्क्यूरी और ग्लास का है। The difference between the shape of a menisci is due to the net effect of the cohesive force between the liquid molecule and adhesive force between liquid and solid molecules as discussed below. ये क्यों ऐसा शेप है? क्योंकि लिक्विड के साथ कोहेसिव फोर्स बनाता है और लिक्विड सॉलिड के साथ एडहेसिव फोर्स बनाता है। तो एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के नेट फोर्स की वजह से ये कॉम्बिनेशन ऐसा दिखता है, लोअर मेनिस्कस या अपर मेनिस्कस। ठीक है, अब आगे उसको स्टडी करने वाले हैं। अभी हम इसमें तीन केसेस लेने वाले हैं और हर केस में 4 फोर्स है। ध्यान से सुनना। शेप ऑफ मेनिस्कस, अभी आपने पहला केस देखा वो वाटर और ग्लास का था, तो वाटर और ग्लास का शेप कैसा था, कॉनकेव मेनिस्कस। बट ये कॉनकेव मेनिस्कस क्यों ले रहा है? तो हम पहले कॉनकेव मेनिस्कस नहीं लेंगे, हम पहले फ्लैट मेनिस्कस लेंगे। और फ्लैट मेनिस्कस लेने के बाद क्या होता है वो स्टडी करने के बाद हम कॉनकेव मेनिस्कस की तरफ जाने वाले हैं। अच्छा, मुझे बताओ, जो मैंने पहले आपको डायग्राम में रेड लाइन बनाई थी, उसके नीचे ब्लू बनाए थे, उसके नीचे व्हाइट कलर के मॉलिक्यूल्स थे। तो ब्लू कलर के जो लेयर के मॉलिक्यूल्स थे वो रेड कलर के लाइन वाले मॉलिक्यूल्स को कैसे खींच रहे थे, डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, वो भी सरफेस से परपेंडिकुलर या अलग एंगल पे? परपेंडिकुलर, यस।
हाँ, तो एक चीज याद रखना, सरफेस टेंशन से परपेंडिकुलर नेट फोर्स होता है। एक चीज क्या याद रखना, सरफेस टेंशन हॉरिजॉन्टल होता है जो सरफेस के ऊपर डेवलप होता है, बट मॉलिक्यूल्स पे लगने वाला नेट फोर्स डाउनवर्ड होता है। तो नेट फोर्स को आर बोलते हैं, सरफेस टेंशन को टी बोलते हैं। तो आपको टी और आर हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर ही मिलेंगे जब ये सारे केसेस जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें। अब देखो सबसे पहला केस क्या लेना है वो मैं बता देता हूँ। कंसिडर करो ये सॉलिड का एक सरफेस है, ये वाला सॉलिड का सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस है, और आपने कांटेक्ट के लिए मॉलिक्यूल्स इधर लिया है, एकदम नजदीक इधर, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स का क्या बन रहा है, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन रहा है ऐसा। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है सेवा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? श्रावणी क्या होता है बेटा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? डेफिनेशन नहीं चाहिए बेटा, लमसम आंसर दो। तो जिस लेंथ तक उस पार्टिकल का इन्फ्लुएंस है उसे बोलते हैं ना। हाँ, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक स्फीयर होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल जो भी रहेंगे ना वो सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का रेडियस होता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। मतलब जितना तक वो मॉलिक्यूल फोर्स लगा सकता है वो रेंज, मैक्सिमम रेंज 10⁻⁹ मीटर होती है, ठीक है। तो ये अभी इस मॉलिक्यूल्स का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अभी देखो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जैसे मैंने पहले आपको बताया था 25% एयर है इधर, बराबर। नियर बाय 25% यहाँ पर वाटर है, और नियर बाय 50% यहाँ पर सॉलिड मॉलिक्यूल्स है। तो सिंगल ए मॉलिक्यूल्स के ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं? पहला फोर्स ए मॉलिक्यूल्स पे लिक्विड की तरफ से है, लिक्विड चाहता है उस मॉलिक्यूल्स को अंदर खींचना, मतलब कोहेसिव फोर्स। दूसरा फोर्स एयर मॉलिक्यूल्स उसे ऊपर खींचना चाहते हैं, मतलब एडहेसिव फोर्स। तीसरा फोर्स सॉलिड मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, एडहेसिव फोर्स। कितने फोर्स काम कर रहे हैं? 3। मैंने बोला था चौथा फोर्स भी प्रेजेंट है, चौथा फोर्स है ग्रेविटी। अब वो ए मॉलिक्यूल्स का कुछ तो वेट होगा, तो वो वेट की वजह से ग्रेविटी उसे एकदम वर्टिकली नीचे खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम कर रहा है। तो टोटल ए मॉलिक्यूल्स पे 4 फोर्स काम कर रहे हैं, उसमें से 2 एडहेसिव, एक कोहेसिव, एक ग्रेविटेशनल। समझा यहां तक? अब आगे देखो, पहली बार 25% एयर के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं। तो अगर 25% एयर मॉलिक्यूल्स में एयर मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो वो उस ए मॉलिक्यूल्स को ऊपर उतना खींच नहीं पाएंगे कंपेयर टू अदर 3 फोर्स। मतलब एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर ऑन ए मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल है, हटा दो। मॉलिक्यूल ए जो है वो मास वाइज काफी बड़ा नहीं है, नेग्लिजिबल मास वाला है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर उतना काम नहीं करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल हो गया, हटा दो। कौन बचे अभी? 2 फोर्स। कौन से? फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन लिक्विड, फोर्स ड्यू टू सॉलिड ऑन लिक्विड। समझ गए? अभी आगे सुनो। फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन लिक्विड में एक्चुअली ये लिक्विड ए मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा लाइक कर रहा है, और लाइक कर रहा है मतलब वो ज्यादा फोर्स से खींचना चाहता है, बट जो अपना सॉलिड मॉलिक्यूल्स है वो उससे भी ज्यादा लाइक कर रहा है, तो सॉलिड और ज्यादा ताकत से मॉलिक्यूल्स ए को अपनी तरफ खींचेगा। अभी मॉलिक्यूल्स ए पे नेट फोर्स किधर जाने वाला है? तो पहली बात, मॉलिक्यूल ए पे जो फोर्स है वो सॉलिड की तरफ ज्यादा है, तो मैं जो पॉइंट ए से पी की तरफ बना रहा हूं, ध्यान देना, पॉइंट ए से पी की तरफ बना रहा हूं, वो वेक्टर बड़ा दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड ए मॉलिक्यूल को ज्यादा खींच रहा है और लिक्विड मॉलिक्यूल उतना नहीं खींच पा रहा है, तो मैं ए से सी का फोर्स इधर बना रहा हूं। ये देखो, समझ गए? ये मतलब मैंने कैसा डायग्राम बनाया, इसको हटाता हूं। ए मॉलिक्यूल्स की तरफ ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। अभी मुझे रिजल्टेंट जानना है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करते ही ये देखो, एक ऐसा और एक ऐसा, ये हो गया पैरेललोग्राम। उसका रिजल्टेंट किधर आया, रिजल्टेंट इधर आया। तो रिजल्टेंट फोर्स है मेरा AR। समझ गए आप? यस सर। ओके। अब रिजल्टेंट फोर्स से परपेंडिकुलर टेंशन होता है, सरफेस टेंशन, बराबर। तो रिजल्टेंट से परपेंडिकुलर मतलब कैसा होगा, एग्जैक्टली ऐसा होगा, ऐसा। ये हमारा टेंशन है जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट हो रहा है, वो भी कैसे, ऑन द सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे एक्ट होता है। बट अगर ए मॉलिक्यूल इधर है तो उसके ऊपर लगने वाला टेंशन इधर जा रहा है, अंदर की तरफ, T। तो ये ए मॉलिक्यूल फ्लैट लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे नहीं रह रहा है। अगर वो फ्लैट पे रहता होगा, मतलब ऐसा देखो, ऐसा फ्लैट पे रहता होगा, तो सरफेस टेंशन का फोर्स फ्लैट होना चाहिए था। समझ पा रहे हो ना? अगर Yes. वो यहाँ पर होता तो सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे होता। बट जैसे जैसे वो सॉलिड की तरफ जा रहा है, सॉलिड की तरफ जा रहा है, कौन, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल ए सॉलिड की तरफ जा रहा है, सॉलिड उसे अपनी तरफ और खींच रहा है, और खींच रहा है, और खींचने की वजह से ये मॉलिक्यूल कैसे ट्रैवल करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और बाद में धीरे 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 ऊपर राइज होगा। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एक मिनट, हाँ, ऐसे जाएगा और ऊपर की तरफ थोड़ा राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा, और यहाँ तक पहुंचेगा। मतलब वो सॉलिड से इतना नजदीक पहुंच गया है। जितना सॉलिड से वो नजदीक पहुंच रहा है, उतना वो ए मॉलिक्यूल फ्लैट सरफेस को छोड़ते छोड़ते ऊपर क्रीप अपवर्ड होता है और यहाँ पहुंच चुका है। जैसे वो यहाँ पहुंचा है, अब अंदर खींचने वाला फोर्स बहुत ज्यादा है, लिक्विड का फोर्स कम है, तो जो रिजल्टेंट है वो इधर आएगा, और टेंजेंशियल फोर्स इधर है, और वही पूरा डायग्राम आपको इधर दिख रहा है। समझे क्या? यस। ओके। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट कहां से कहां मेजर होता है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मेजर करने के लिए आपको फ्लैट सरफेस चाहिए। ये रहा वो फ्लैट सरफेस, एकदम ए के नजदीक बनाया मैंने, और टेंशन जो है, सरफेस टेंशन, उसके बीच का एंगल एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, तो वो एंगल थीटा है। पहला पिक्चर क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अभी इस केस में मैंने क्या बताया आपको कि सॉलिड लिक्विड को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा, हाँ, और एंगल एक्यूट बनेगा। चलो स्टडी कर लेते क्या लिखा है। बाकी तीनों केसेस इसके जैसे ही है, थोड़ा सा चेंज होते रहेगा एक एक चीज, तो बाकी का आंसर आपको मिल जाएगा। एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, डायग्राम आपने देख लिया, मैंने पूरा आपको डायग्राम बता दिया। फिगर शोज एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ लिक्विड सरफेस, एग्जांपल केरोसिन है वो लिक्विड, इन अ ग्लास बॉटल, ग्लास और केरोसिन कॉम्बिनेशन है। कंसीडर अ मॉलिक्यूल सच एज ए ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड नियर द वॉल ऑफ अ कंटेनर। मॉलिक्यूल ए जो है वो सरफेस ऑफ लिक्विड के बहुत नजदीक है, नियर द वॉल ऑफ कंटेनर। द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस बोथ कोहेसिव एज वेल एज एडहेसिव फोर्स। इन्होंने दो फोर्स डायरेक्टली लिए, दो फोर्स हटा लिए। मैंने चार फोर्स लिए, दो नेग्लिजिबल दिखा है, इधर उन्होंने सिर्फ दो ही फोर्स लिए। इन दिस केस, सिंस द वॉल इज वर्टिकल, द नेट एडहेसिव फोर्स यानी एपी एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल इज हॉरिजॉन्टल। क्योंकि वॉल वॉल वर्टिकल है ना, देखो वॉल वर्टिकल था, सॉरी, वॉल वर्टिकल है, तो नेट फोर्स ऐसा आएगा। अगर वो लिक्विड, अभी देखो कितना है, लिक्विड ऐसा है, इतना है, लिक्विड इतना है, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, लिक्विड इतना है, तो इसका नेट इधर आएगा, यानी 45 डिग्री। ये 180 डिग्री है, तो इसका नेट इफेक्ट कितना आएगा, 90 डिग्री पे। ये भी मैं आपको बताना भूल गया। तो वॉल वर्टिकल होने की वजह से नेट फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया। आगे, net cohesive force acting on a molecule is directed at an angle 45 to either of the surface। तो अभी लिक्विड की वजह से जो नेट कोहेसिव फोर्स मिलने वाला है AC, वो 45 डिग्री पे है, क्योंकि वो 90 डिग्री पे एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच का, तो इसका 45 लेना है। अगर ये 180 है तो आपको 90 लेना था फोर्स दिखाने के लिए, एडहेसिव एंड कोहेसिव। आगे जाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एडहेसिव फोर्स इज सो लार्ज दैट द नेट फोर्स AR बार is directed inside the solid।
अब उन्होंने ये नहीं बताया कि सॉलिड ज्यादा खींच रहा है, पर ये जरूर बता दिया कि एडेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सॉलिड के अंदर चला गया। फॉर इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी ऑफ अ लिक्विड सरफेस, अभी लिक्विड सरफेस को स्टेबिलिटी चाहिए, लिक्विड स्टेबल होना चाहता है। सो द नेट फोर्स AR एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल A मस्ट बी नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस एट ऑल पॉइंट। अगर किसी भी लिक्विड को स्टेबल होना है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए उसके फ्री सरफेस से। तो अगर इस लिक्विड A मॉलिक्यूल्स को भी अगर नॉर्मल कंडीशन में आना है, स्टेबल होना है, तो उसके ऊपर लगने वाला AR फोर्स से सरफेस परपेंडिकुलर होना चाहिए। Acting on a molecule A must be normal to the liquid surface at all points, and for this resultant force AR to be normal to the tangent, the liquid near the wall should pile up against the solid boundary. अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए लिक्विड मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ रहा है, सॉलिड की बाउंड्री पे पहुंचते पहुंचते पाइल अप, मतलब उसको ऊपर चढ़ना पड़ रहा है अगेंस्ट द सॉलिड बाउंड्री, सो दैट टेंजेंट जो बनेगा AT टू द लिक्विड सरफेस वो परपेंडिकुलर होगा AR से, एंड दस दिस मेक्स अ मिनिस्कस कॉनकेव, और इसकी वजह से हमारा ऊपर का मिनिस्कस कॉनकेव बन गया। ऑब्वियसली सच अ लिक्विड वेट दैट सॉलिड सरफेस, ऑब्वियसली मतलब वो लिक्विड डेफिनेटली सॉलिड को वेट कर रहा है। पूरा पिक्चर समझ में आया, कंटेंट समझ में आया? लास्ट का पैराग्राफ ना, चलो फिर से बताता हूँ। फॉर इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड सरफेस, मतलब लिक्विड सरफेस अभी देखो क्या हो रहा है, लिक्विड का ड्रॉप सॉलिड के नजदीक है, जितना नजदीक वो जा रहा है उतना सॉलिड उसे ज्यादा खींच रहा है। तो जब खींच रहा है तो वो उसकी तरफ चिपकना चाहता है, मतलब नजदीक जाना चाहता है, बट वो डायरेक्टली स्टिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लिक्विड भी तो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। अकेला सॉलिड खींचता होगा तो जाके सीधा स्टिक हो जाता, बट लिक्विड भी खींच रहा है, सॉलिड भी खींच रहा है। सॉलिड 80% खींच रहा है, लिक्विड 20% खींच रहा है, तो नेट फोर्स जो उसके ऊपर आएगा वो 80 और 20 का एवरेज होगा। 80 और 20 का जो एवरेज आएगा वो एवरेज फोर्स उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट हो रहा है, एंड उस एवरेज फोर्स का जो मेजॉरिटी वैल्यू, मतलब उस एवरेज फोर्स जो जा रहा है वो सॉलिड के अंदर जा रहा है, बट ना कि एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। ऐसा गया होता तो अच्छा होता, बट नेट फोर्स हमारा इधर आ रहा है AR। अभी नेट फोर्स AR आ रहा है तो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर हमारा सरफेस होना चाहिए लिक्विड का। तो वो तो हमने बहुत पहले से देखा था कि कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल जब लिक्विड के अंदर होता है तो उसके आसपास स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि वो ऑल साइड से गिरा हुआ मॉलिक्यूल्स है, तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। बट अगर वही लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आ गया तो उसके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड फोर्स होने की वजह से वो डाउनवर्ड जा नहीं पा रहा है, तो वो अपने ऊपर लगने वाले फोर्स को क्या करता है, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड कर लेता है। बट अब ए मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड नहीं है, वो ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में है। तो इसको वो डायरेक्शन में मॉलिक्यूल जा नहीं सकता। मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स सॉलिड के अंदर तो एंटर नहीं हो सकता, तो एंटर नहीं हो सकता, बट उसको इक्विलिब्रियम पे रहना है तो अपने फोर्स को क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर क्रिएट करना पड़ेगा, इधर परपेंडिकुलर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये क्या मॉलिक्यूल्स क्या करता है, सॉलिड के पास पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, और जितना वो नजदीक होगा उतना वो ऊपर चढ़ेगा, थोड़ा दूर होगा तो कम ऊपर चढ़ेगा। तो अगर आपका ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो अगर वो लिक्विड मॉलिक्यूल इधर ले रहे हो तो थोड़ा ऊपर चढ़ा है, इधर लिया तो थोड़ा और ऊपर चढ़ेगा, इधर थोड़ा और ऊपर चढ़ेगा, इधर थोड़ा और ऊपर, मतलब ये एक्चुअली क्रीप अपवर्ड हो रहा है, यहाँ से वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। ठीक है, तो इधर आया तो उसके बाद सॉलिड की तरफ अट्रैक्शन कम था, कहां पर, जब वो इधर था तब। इधर आया तभी सॉलिड की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा, इधर आया तभी और बढ़ा, इधर और बढ़ा, और अगर ये ड्रॉप लिया होता ना तो पूरा का पूरा सॉलिड के अंदर रिजल्टेंट फोर्स जाता, तो टेंजेंट किधर आ जाता, इधर आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके का हम ये केस ले रहे हैं। और अगर आप एक एक पॉइंट पे देखोगे तो हमने मॉलिक्यूल किधर लिया है, अभी जो मैंने ब्लू लाइन बना के रखी है ना उसके ऊपर, जिसको मैं अभी रेड कर रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल्स हमने लिया है, ये मॉलिक्यूल्स हमने लिया है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल A है, तो अब वो कैसा हो रहा है, क्रीप अपवर्ड हो रहा है, और इसका जो टेंजेंट बनेगा वो इसके अंदर आ जाएगा।
ठीक है, पैराग्राफ पढ़ने के टाइम थोड़ा अजीब लग रहा है, बट कंटेंट आपको क्लियर है ना? यस सर। आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, जब आपको नोट्स मिलेगी तो उसमें देख लेना कैसे वर्डिंग्स है, या खुद के ओन वर्ड्स में जैसे आपको डिजाइन करके लिखना लिख सकते हो। ये लोग ने पॉइंट लिखा है वो ही लिखने की जरूरत नहीं है। अभी ओन वर्ड्स में लिखना भी दिक्कत का काम है, खुद के वर्डिंग बनाना, प्लस वो वर्डिंग सही है कि नहीं वो चेक कराना। आप खुद सोचोगे तो अच्छा लिखा होगा, बट अगर कोई दूसरा पढ़ेगा तो कुछ छूट गया है ऐसा लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नोट्स बनाने के बाद बोलते हैं सर एक बार चेक करो, तो मैं ये सोचता हूँ मैं चेक तो कर लूंगा, बट जो छूटा है उसको वापस उसको दिखाना, उसको ठीक करवाना, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है कि आप अपने एक ही बार में एग्जाम्स के टाइम जो लिखना लिख कर आओ, बट मीनिंग वही निकलना चाहिए। पढ़ने के टाइम आप पढ़ो समझो खुद, बट जब आप लिखने बैठो तो जैसे ऐसे लिख रहे हो ना वैसे लिखने बैठो। और ऐसे भी कैसा, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, जो आपको विजुअलाइज हो रहा है वैसे लिख लो, भले वो 10 लाइन हो या 15 लाइन हो फर्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट में लिखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और ऐसे लिखकर आप बनाओ। बट ज्यादा नॉलेज आप पहले इकट्ठा करो कि आप चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं। लिखना तो सेकेंडरी है, समझना पहली बात है। बच्चे उल्टा कर लेते, लिख लेते, समझते नहीं है। इसलिए जब हम पेपर चेक करते हैं बोर्ड्स का ना, तो हमें लिखावट तो दिखती है बट अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखती। उसने जो लिखा है उसको खुद को नहीं पता है कि वो मीनिंग वाइज क्या लिख रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे चैप्टर में, करंट जैसे चैप्टर में, वेव्स जैसे चैप्टर में गड़बड़ मचा के रखी होती है। बच्चे ने जो लिखना चाहिए वो नहीं लिखा होता है, बाकी सब कुछ लिखा होता है, क्योंकि उसने कोई कॉलेज में या क्लासेस में हार्डली 10 लाइन सुनी होती, और वो 10 लाइन में से 2 लाइन घुमा फिरा के पूरा पैराग्राफ बनाता है। नॉलेज नहीं है ना, लिखना तो है, नॉलेज नहीं है। और जब आप नॉलेज ले लेते हो तो अपने ओन वर्ड्स में कुछ भी लिखो, मीनिंग उतना बनना चाहिए बस। तो अभी आप ज्यादा फोकस कंटेंट पे मत जाओ, आप अंडरस्टैंडिंग पे जाओ कि चीजें समझ रही है ना। बाद में आप चाहिए तो पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें से कुछ काट छाट करना है आप अपने हिसाब से कर लो, कोई उससे कम नहीं होने वाला। ये लोग सिखाने के लिए इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। अभी ये कितनी लाइन है, 15-20 लाइन है शायद, या उससे भी ज्यादा लाइन्स है। इसको आप 5 लाइन में कंपाइल करोगे तो भी चलेगा। जो लाइन आपको लगता है नहीं लेनी है काट दो, उससे ज्यादा मीनिंग नहीं बदलेगा। देखो नियरली 45 वाला लाइन है, जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बोल सकते हो कि नेट कोहेसिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट हो रहा है जो लिक्विड के अंदर है, नेट एडहेसिव फोर्स जो है वो सॉलिड के अंदर है। बस इतना सा आप लिखो। वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये सब जरूरत नहीं है। आप डायग्राम दिखा रहे हो ना, क्लियरली दिख रहा है टीचर्स को। आपको 45 डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली 45 है। बट आपको ये दिखाना है कि नेट फोर्स ए आर जो है वो सॉलिड में आ रहा है, ये एक और लाइन में दिखा दिया। अभी नेट फोर्स अगर सॉलिड में है तो जो उससे टेंजेंशियल फोर्स होता है सरफेस टेंशन का वो उससे परपेंडिकुलर होता है, ये एक लाइन में लिखा। सो दैट लिक्विड राइजेस अपवर्ड टुवर्ड द सॉलिड, खत्म केस। तो 4-4 लाइन में आप खत्म कर सकते हो कॉन्सेप्ट को, बट वो चारों लाइन इंप्रेसिव होनी चाहिए। ऑब्वियसली फिर आप लास्ट लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सच अ लिक्विड वेट द सॉलिड सरफेस। चलो आगे जाते हैं। नाउ कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट। अभी इसमें ना हम लिक्विड बदल देंगे, लिक्विड बदली करेंगे, सॉलिड वो ही रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो बदल जाएगा, क्योंकि लिक्विड ज्यादा वेट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो सब इसमें हम देखने वाले। नेक्स्ट फिगर शोज ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड। लिक्विड मर्क्यूरी कर दिया और ग्लास बॉटल एज इट इज रखा है। कंसीडर मॉलिक्यूल ए सच एज ए ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। मतलब अभी हमने मॉलिक्यूल ए लिया है जो सॉलिड सरफेस के बहुत नजदीक है, नियर द वॉल ऑफ कंटेनर। Now molecule experience both cohesive as well as adhesive force. In this case also, net adhesive force acting on a molecule A is horizontal. अब net adhesive force जो है वो horizontal है, but उसका एरो छोटा बनाया है। देखो उन्होंने क्या मस्त किया, ये पॉइंट से उन्होंने ये पॉइंट से जो एरो इधर बनाया वो छोटा बनाया है। ये पॉइंट से जो एरो इधर बनाया वो छोटा बनाया है। इसका मतलब सॉलिड ज्यादा वेट नहीं कर रहा है लिक्विड को। और आगे क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव फोर्स इज सो लार्ज। अभी कोहेसिव फोर्स इज सो लार्ज सो दैट नेट फोर्स ए आर बना। अभी कोहेसिव फोर्स कौन सा है, एसी। एसी बहुत ज्यादा है, देखो ऐसा है, इतना बड़ा है एसी।
अभी इसका आपको रिजल्टेंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। तो ये देखो पैरेललोग्राम, ये रहा पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा, यहां से इधर तक, यानी ए आर। अब ये ए आर फोर्स अगर इधर गया तो इसका टेंजेंशियल फोर्स किधर जाएगा, इससे परपेंडिकुलर ऐसा। तो टेंजेंशियल फोर्स जब परपेंडिकुलर गया तो आपका सॉलिड सरफेस इधर है, आपका लिक्विड सरफेस इधर था, और जैसे जैसे लिक्विड सॉलिड के पास आ रहा है वो क्रीप डाउनवर्ड हो रहा है, क्रीप डाउनवर्ड हो रहा है, और उसके ऊपर टेंजेंट आपने इधर बनाया है। तो टेंजेंट से लेकर सॉलिड तक का जो एंगल है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। इसमें कौन ज्यादा लाइक कर रहा है सॉलिड को, सॉरी लिक्विड मॉलिक्यूल ए को, लिक्विड। सो कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है एडहेसिव फोर्स से, और नेट फोर्स जो आया ए आर, जो ब्लैक एरो से दिखाया है, वो किसमें आया, इनसाइड द लिक्विड। फॉर इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड ड्रॉप, स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम होना चाहता है वो लिक्विड ड्रॉप, the net force AR acting on all the molecules similar to molecule A must be normal to the liquid surface at all points. अगर आपको ड्रॉप को लिक्विड आप लिक्विड ड्रॉप को इक्विलिब्रियम पे लाना चाहते हो, जैसे बाकी सारे मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम पे है, तो आपका वो ड्रॉप कैसा होना चाहिए, टेंजेंशियल फोर्स बनाना चाहिए परपेंडिकुलर टू AR. The near liquid which is near to the wall should therefore creep inside against the solid boundary. तो लिक्विड सॉलिड बाउंड्री के पास पहुंचते पहुंचते अंदर की तरफ बैंड होगी, और इसकी वजह से वो ऊपर वाला सरफेस कैसा बनाएंगे, दिस मेक्स एन अपर सरफेस कॉन्वेक्स सो दैट इट्स टेंजेंट AT इज नॉर्मल टू AR. ऑब्वियसली सच अ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, और ऐसे लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करना चाहती। तो अभी आपने पता है लास्ट टाइम किसी ने बताया था, श्रावणी ने या सेवा ने, पता नहीं, अगर हम मर्क्यूरी को बीकर में लेकर खाली कर देते ना तो बीकर अंदर से एम्प्टी रहता है, मर्क्यूरी उसको स्टिक ही नहीं हुआ होता है, बराबर ना। यस यस आपके हाथ में भी अगर आप मर्क्यूरी ड्रॉप लेके उसको हटा देते हो तो भी आपके हाथ में कोई भी ड्रॉपलेट चिपकता नहीं मर्क्यूरी का, क्योंकि ये रीजन है, मर्क्यूरी का ड्रॉपलेट मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, सॉलिड को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, इसीलिए वो किसी भी सरफेस पे रखोगे ना वो अपना प्रॉपर स्फेरिकल शेप लेकर ही बैठेगा। आगे अभी तीसरा केस, जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनता है, फिगर शोज एन एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ लिक्विड विच इज हाईली प्योर वाटर। अच्छा, प्योर वाटर किसको कहते हैं, पीने के लिए प्योर होगा वो, डस्ट फ्री होगा वो, तो जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है वो ना, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगा, मिनरल्स कम होंगे, वो वाला राइट है। जिसके अंदर सॉल्ट कम होगा, मिनरल्स कम होगा, जिसके अंदर कंटामिनेशन कुछ भी नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ प्योर वाटर। दैट डजंट मीन कि वो वाटर पीने लायक होगा, प्योर वाटर पीने लायक नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, प्योर वाटर बनता कैसा है, तो उसके लिए एक प्रोसेस है, डिस्टिलेशन प्रोसेस। अगर किसी ने नाम सुना है तो, सिंगल डिस्टिलेशन, डबल डिस्टिलेशन, नहीं सुना है ना, हाँ। तो सिंगल डिस्टिलेशन, डबल डिस्टिलेशन, ये प्रोसेस होते हैं, इसके थ्रू हम वाटर को प्योर करते हैं। तो अभी ये हाईली प्योर वाटर जो है, जब वो ग्लास बॉटल में लिया गया विच कंप्लीटली वेट द सॉलिड, तो वो वेट सॉलिड को बहुत ज्यादा लाइक करता है, बहुत मतलब बहुत, कितना ज्यादा कि उसका जो एपी फोर्स है वो ट्रमेंडसली बड़ा है, एपी फोर्स ट्रमेंडसली बड़ा है। तो जो एसी फोर्स होना चाहिए, कोहेसिव फोर्स इनसाइड द लिक्विड, वो बहुत कम हो गया। इसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आया AR, वो ऑलमोस्ट AP के लाइन में आया। तो देखो डायग्राम में उन्होंने AP और AR एक ही लाइन में दिखाया है, और अभी AR और AP अगर एक ही लाइन में है तो उससे जो टेंजेंशियल फोर्स बनने वाला है AT, वो परपेंडिकुलर आएगा टू AR, और वो परपेंडिकुलर पैरेलल टू द सॉलिड सरफेस आया। जब वो AT पैरेलल टू द सॉलिड सरफेस आया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 हो गया। सो इन दिस केस लिक्विड molecules near the contact region are so less in number that the cohesive force is negligible, that is AC is 0,
and the net adhesive force itself is a resultant force, that is AP equal to AR. Therefore the tangent AT is also the parallel to the wall within the liquid and angle of contact becomes 0. तो ये क्या लिक्विड होगा, ये लिक्विड बहुत ज्यादा क्रीप अपवर्ड होगा. कैसा, ये देखो, यहाँ सरफेस है, यहाँ से ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा और यहाँ से इधर तक जाएगा. और सॉलिड सरफेस किधर है, इधर. मतलब इस मॉलिक्यूल्स को खींचने वाला, इस मॉलिक्यूल्स को खींचने वाला जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में 10% भी नहीं है. इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में 10% भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स नहीं है जो ए मॉलिक्यूल्स को नीचे खींच सके. 50% तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स है और नियरली 40% एयर मॉलिक्यूल्स है. और आपको पता है एयर मॉलिक्यूल कुछ नहीं करता. सॉलिड के सामने क्या, लिक्विड के सामने कुछ नहीं करता. तो एयर मॉलिक्यूल्स का 40% जीरो हो गया. सॉलिड का 50% बहुत ट्रमेंडस फोर्स होता है लिक्विड के 10% एरिया के सामने. तो इससे रिजल्टेंट फोर्स आपका एपी और एआर सेम हो जाएगा. चलो आगे जाते हैं. अभी केस नंबर 4 है जो एक्चुअली लेना नहीं है, उन्होंने दिखाया है समझने के लिए कि अगर कोई लिक्विड सॉलिड को नियरली उतना ही वेट कर रहा है जितना सॉलिड लिक्विड को कर रहा है और लिक्विड लिक्विड को कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा. तो उन्होंने क्या बताया यहाँ पर, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल लिक्विड. हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी लिक्विड, ऐसा कोई लिक्विड है ही नहीं. कंसीडर अ हाइपोथेटिकल लिक्विड हैविंग अ एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 with a given solid container as shown in the figure. In this case, the net cohesive force AC is exactly at 45 degree with either of the surface and the resultant force AR is exactly vertical. तो अभी उन्होंने इसमें क्या दिखाया वो देखो, AP का डायरेक्शन और AC का डायरेक्शन सिमिलर है. तो इससे जो ये बना AR वो एग्जैक्टली इधर आया. और AR अगर इधर आया तो AT किधर जाएगा, इधर. तो AT बराबर फ्लैट बन रहा है. ठीक है. इन दिस केस द नेट कोहेसिव फोर्स AC इज एग्जैक्टली एट 45 डिग्री एंड आइदर ऑन द सरफेस एंड द रिजल्टेंट फोर्स AR इज एग्जैक्टली वर्टिकल अलोंग द सॉलिड सरफेस. सो फॉर दिस अकर, अगर ऐसा होगा तो, अगर ऐसा करना है तो AP का फोर्स कितना होना चाहिए, AC/√2 होना चाहिए. AP का फोर्स AC/√2 होना चाहिए, where AR is the magnitude of the net force. From this we can write the conclusion of acute and obtuse angle. अब इससे हमें ये क्या मिला, अगर आपका ऐसा कुछ कंडीशन रहा तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 आएगा, जबकि ऐसा कंडीशन तो कभी होने वाला नहीं है. तो दूसरा क्या कंडीशन होगा, एक्यूट एंगल के लिए AP ग्रेटर होगा AC/√2 से, AP ग्रेटर होगा AC/√2 से, और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए AP छोटा होगा AC/√2 से. तो ये जस्ट कंडीशन दिखाने के लिए उन्होंने ये हाइपोथेटिकल लिक्विड लिया, जबकि ये केस आपको लेने की जरूरत नहीं है. आई होप आप यहाँ तक सब कुछ समझ पाए हो. यस सर. ठीक है. सो एंगल ऑफ कांटेक्ट अभी आधा हो गया है. लाइक एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है वो आपको समझा है, बट अभी भी और कुछ कंडीशंस बाकी है, जैसे शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप. लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसे बनता है, ये इम्प्योरिटी की वजह से सरफेस टेंशन कैसे चेंज होता है, फिर प्रेशर की वजह से सरफेस टेंशन का क्या हाल होता है, मतलब सरफेस ऑफ लिक्विड कैसा बिहेव करता है. उसके बाद स्फीयर का ड्रॉप, अपना बबल्स का शेप या ड्रॉप का शेप स्फेरिकली क्यों होता है, और लास्ट में कैपिलरी एक्शन के बारे में हम स्टडी करने वाले कि कैपिलरी डिप करते ही लिक्विड उसमें राइज क्यों होता है, क्यों, और राइज होता है तो एक हाइट पे जाके रुकता क्यों है. तो मेरा जो वाटरफॉल वाला एग्जांपल था वो इधर काम आएगा. तो ये हमारे अगले लेक्चर में कवर अप होगा, तब मैं आपको वाटरफॉल वाला एग्जांपल. ठीक है सर. हाँ बोलो ना. आपने पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का सेंड नहीं किया सॉल्यूशन. सॉल्यूशन सेंड नहीं किया मैंने, ग्रुप पे नहीं डाला मैंने अभी तक. नो सर. ठीक है मैं आज डाल देता हूँ. फोटो खींच के रखा मैंने, PDF बनाया था मैंने, डाला नहीं है शायद. हाँ ठीक है मैं आज डाल देता हूँ. चलो कोई बात नहीं. ठीक है चलो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. बाय बाय. बाय बेटा. थैंक यू सर. ओके बाय बच्चा.